Now we'll start with speed of sound waves. So Newton's formula for the speed of sound wave. As we know, sound waves are compressional waves which propagate through a compressible medium as air. हम ये पहली बात कर चुके हैं, साउंड वेव्स क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मतलब उसमें क्या होता है कि आपकी कंप्रेशंस होती हैं। ठीक है, कंप्रेशंस होती हैं मतलब कि अगर आपकी जैसे ये स्प्रिंग है, ठीक है, इसमें कंप्रेशंस है। ठीक है, फिर इसमें एक ये नॉर्मल रेरिफैक्शंस है। ठीक है, जो आपको मैं लास्ट लेक्चर में बताया, आप उसको आके दोबारा विजिट कर सकते हैं। तो उसमें यही था कि साउंड वेव्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और कंप्रेसिबल वेव्स। ठीक है, नाउ द speed of such compressible waves depend upon the compressibility and the inertia of the medium, क्योंकि ये compressible medium में ही travel करती हैं ज़्यादातर। ठीक है, और इसलिए ये डिपेंड करती हैं compressibility और inertia किसकी, medium पे, medium की inertia और compressibility पे। If the compressible medium has a bulk modulus denoted by B and density which is inertial property denoted by this is rho, सही है, this is this kind of rho। आप बुक में देखेंगे तो इस तरह का ये रो बना होगा आपका। ठीक है, the speed of the sound in that medium is given by, ठीक है, तो स्पीड किस पे होती है, रूट बल्क मॉड्यूलस अपॉन द डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम, और डेंसिटी आपकी यहाँ पे इनर्शियल प्रॉपर्टी है। नाउ मूविंग ऑन, the expression given by y given by above equation is known as Newton's formula for the speed of sound waves। जो ये आपका एक्सप्रेशन है, the above one is known as the Newton's formula for the speed of the sound waves। ठीक है, note that the bulk motion capital B is the ratio of the change in pressure delta P to the resulting fractional change in volume, that is negative V upon mu V। ठीक है, तो बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, वो होता है चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर आपका डेल्टा पी हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय चेंज इन फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, जो वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज हो रहा है। ठीक है, पहले था सिर्फ चेंज इन प्रेशर, तो चेंज इन प्रेशर में अपॉन में कुछ नहीं आता, वो सिर्फ चेंज है। लेकिन ये फ्रैक्शनल चेंज है, जब फ्रैक्शनल चेंज आता है तो आप डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम करते हैं। ठीक है, तो चेंज को हमेशा ओरिजिनल वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, तो इसलिए डेल्टा वी ओवर वी है। नाउ हियर डेल्टा वी इज द चेंज इन ओरिजिनल वॉल्यूम कैपिटल वी। The ratio delta P over delta V is always negative because delta V decreases as delta P increases। सही है, ये कह रहे हैं कि जो आपका रेशियो है ये हमेशा नेगेटिव रहता है। अब क्यों नेगेटिव रहता है, क्योंकि वॉल्यूम आपका हमेशा डिक्रीज करेगा जब आपका चेंज इन प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि पहले प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इस तरह एंड इट गोज लाइक दिस, और वाइस वर्सा, कि अगर प्रेशर कम हो तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। दिस शोज दैट बी इज ऑलवेज पॉजिटिव। इस समय एक बात पता चल गई कि बी पॉजिटिव है, क्योंकि डेल्टा बी और डेल्टा वी का तो रिलेशन ही ऑपोजिट है, तो हमेशा हमें पता चल गया कि कैपिटल बी फाइनल आंसर उसका पॉजिटिव ही बन के आएगा। इन फैक्ट द स्पीड ऑफ ऑल मैकेनिकल वेव्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन जनरल फॉर्म v इक्वल्स टू इलास्टिक प्रॉपर्टी अपॉन इनर्शियल प्रॉपर्टी। ठीक है, इलास्टिक, ये आपकी इलास्टिक प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि ये आपका वो बता रही है कि कितना प्रेशर में चेंज आएगा तो कितना वॉल्यूम में आएगा, तो ये इलास्टिसिटी बता रही है आपकी इलास्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, और आपका जो ये रो है, दिस इनर्शियल प्रॉपर्टी, ये है डेंसिटी आपकी इनर्शियल प्रॉपर्टी है। ठीक है, नाउ स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मीडिया, मतलब कि डिफरेंट मीडियम्स में क्या स्पीड ऑफ साउंड है। अब सबसे पहले एयर में, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी ये एक वो वहाँ पे जहाँ पे आपकी पानी जो है वो सॉलिड हो जाता है या क्रिस्टलाइज हो जाता है या उसको उसमें आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें आपकी 331 है। ठीक है, फिर अगर ये एयर 100 डिग्री सेल्सियस हो गई तो स्पीड आपकी 336 हो गई, तो इट इंक्रीज। हाइड्रोजन में, अब हाइड्रोजन अगर मीडियम है 0 डिग्री सेल्सियस तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। ऑक्सीजन 0 डिग्री सेल्सियस है, देन इट इज़ 317। हीलियम आपका 0 डिग्री सेल्सियस है तो 972। ठीक है, अब लिक्विड्स में आ जाते हैं, पहले हम गैसेस में थे, सारे तमाम गैसेस की बात कर रहे थे। अब लिक्विड्स में वाटर 1493 मीटर पर सेकेंड, मिथाइल अल्कोहल 1143, डिक्रीज थोड़ी। सी वाटर में 1533, दैट्स टू मच। ठीक है, अब सॉलिड में, सॉलिड्स की एक बात याद रहे कि मैंने आपको बताया था, सॉलिड्स में साउंड बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे ट्रैवल करता है,
मतलब कंपैरेटिवली टू गैसेस एंड लिक्विड्स, ठीक है। उनके उनके मुकाबले में सॉलिड्स में साउंड बहुत ज़्यादा ट्रेवल करता है स्पीड से, ठीक है। तो एल्यूमिनियम जो है हमारा 5100 मीटर पर सेकेंड, देखें कितना अप्रॉक्सीमेट 4.5 टाइम ज़्यादा है ये बाकी लिक्विड से, और गैसेस से तो ये मोर देन 10 टाइम्स, ठीक है। कॉपर 3560, थोड़ा सा कम हो लेकिन स्टिल ज़्यादा है। आयरन 5130 सबसे मैक्सिमम है इतनी हाई स्पीड पे, ठीक है। लेड 1322, ये भी ज़्यादा है। और वल्कनाइज रबर में रबर है क्योंकि एक सॉलिड चीज़ नहीं है, वो एक मिक्सचर अलॉय टाइप है, वो मतलब सॉरी वो एक मिक्सचर है, वो एक इट्स नॉट अ प्योर लाइक सॉलिड, तो इसलिए उसमें बहुत कम बहुत स्लोली आपकी आवाज़ ट्रैवल होगी, ठीक है। क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते एंड डिफरेंट थिंग्स, तो इसलिए रबर में बहुत ही कम स्पीड पे होती है। Now Laplace's correction. Laplace corrected Newton's formula. Laplace भी कहते हैं इसे, Laplace भी कहते हैं कुछ कुछ लोग, ठीक है। तो Laplace corrected Newton's formula for the speed of the sound. उन्होंने उसने थोड़ा करेक्ट किया था न्यूटन्स का फॉर्मूला साउंड की स्पीड के लिए। He said that during compression temperature increases and during a rarefaction temperature decreases. उसने ये कहा था भाई कि कंप्रेशन में आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। मतलब इट्स नॉट कांस्टेंट, टेम्परेचर इज नॉट नेवर कांस्टेंट, ठीक है। तो कंप्रेशन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है जब आपका कंप्रेस करती है वेव, एंड सिमिलरली रेरिफ्रैक्शन में उल्टा हो जाएगा, ठीक है, वहां पे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो दस द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर मीडियम में कांस्टेंट नहीं रहता, इट चेंजेस। और कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन अकर एडियाबैटिकली, एडियाबैटिकली का मतलब हीट और मास का कोई फ्लो नहीं होता सिस्टम में। अगर ये सिस्टम है तो इस सिस्टम के अंदर ना हीट आ रही है, हीट नहीं आ रही, ना हीट बाहर जा रही है, ठीक है। और सिमिलरली यही मास का है, ना मास बाहर आ रहा है, ठीक है, और ना ही मास अंदर जा रहा है। हाँ, इस सिस्टम के अंदर की जो चीज टेम्परेचर है इट विल चेंज, ये जब फैलेगा तो इसमें टेम्परेचर, ऐसी बात है, इसलिए आपका डिक्रीज होगा, जब कंप्रेस करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। अंडर दिस कंडीशन, अब इस कंडीशन में क्या बना हमारे पास फॉर्मूला जो है, बी इक्वल्स टू सॉरी बी इक्वल्स टू गामा पी, ठीक है। वी नो दैट वी कैपिटल वी इक्वल्स टू अंडर रूट बी ओवर रो, ठीक है। हमें ये पता है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, साउंड की स्पीड ऑफ साउंड जो न्यूटन के मुताबिक इट इट इज बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, यानी इलास्टिक प्रॉपर्टी अपॉन इनर्शियल प्रॉपर्टी। और लैप्लेसिस करेक्शन में क्या है कि बल्क मॉडुलस इज गैमा मल्टीप्लाई बाय दिस प्रेशर। फॉर सच अ केस द बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस इज गैमा टाइम्स द प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। गैमा टाइम्स यानी ये गैमा, दिस गैमा times the pressure of the gas, where gamma is the ratio of molar specific heat of gas at constant pressure to the molar specific heat at constant volume। बस ठीक है, तो ये है कि भाई गामा जो है वो रेशियो है किसका, मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है, हीट दैट इज नीडेड टू रेज वन टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये वो टेम्परेचर है आपका, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो इससे हम इस तरह भी कह सकते हैं कि Cp ओवर Cv, ये आपका क्या हो गया, गामा, सही है। तो इस हिसाब से हमारा फॉर्मूला क्या बना, हमने कैपिटल V की जगह यहाँ पे इंसर्ट कर दिया रो कैपिटल P, ठीक है, सॉरी गैमा कैपिटल P अपॉन रो। तो अब हमारी स्पीड ऑफ द साउंड का फॉर्मूला ये बन गया। दिस इज कॉल्ड लैप्लेसिस करेक्शन, ये लैप्लेस ने करेक्शन की थी और चेंज करके ये आपका फॉर्मूला बनाया था। If we use the ideal gas law, that is PV equals to nRT, then we can rewrite the above equation। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया है कि भाई हम इसमें आइडियल गैस लॉ यूज कर रहे हैं, ठीक है। आइडियल गैस लॉ पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो हम इसको अबव इक्वेशन को कैसे रीराइट करेंगे, और v इक्वल्स टू रो आर टी एम। अब इसमें इन्होंने क्या किया, कैपिटल P की जगह उसको सब्जेक्ट बना दिया, तो हमने क्या किया, P को अपनी जगह रखा और एन आर टी अपॉन दिस वॉल्यूम, ठीक है, हमने यहाँ इंसर्ट कर दिया।
अब मुझे एक बात बताएं कि NRT, ठीक है, ये जो है आपका दिस M is the molecular mass of the gas in units of kg per mole, ठीक है, this is your kg per mole, and N is the number of moles, R is the universal gas constant and has value 8.314 joules per mole Kelvin, and T is temperature expressed on Kelvin scale, ठीक है। T हमेशा कैपिटल T आइडियल लॉ में भी आप उसमें लगते हैं, किसमें लगते हैं, केल्विन में, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और कि जब आपने इसको N ओवर M डाला, ठीक है, यूनिट्स ऑफ केजी ओवर मोल दिस वॉल्यूम, ठीक है, तो इस हिसाब से ये क्या बन गया आपका मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास आपका फॉर्मूला क्या होता है कि आपका जो मास ऑफ द जो भी पर्टिकुलर आपका आपने केमिकल लिया हुआ है, ठीक है, मास अपॉन इट्स मोल्स, ठीक है, तो ये आपका मॉलिक्यूलर मास होता है। मास वही जो एटम जिसकी केमिकल की बात कर रहे हैं आप, उसका एटॉमिक मास अपॉन इट्स मोल, तो दिस इज योर मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। नाउ फर्स्ट, ये जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था स्पीड ऑफ द साउंड क्या है, रो पी ओवर, सॉरी गैमा पी ओवर रो। रो क्या होता है, रो आपका होता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, तो इन्होंने इस तरह इसको चेंज किया कि कैपिटल पी की जगह हमने लिख दिया था एन, सॉरी पी वी, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होता है, तो एन आर टी, ठीक है, अपॉन वी, ठीक है, गैमा आपकी अपनी जगह रहा, ठीक है, अपॉन नीचे डेंसिटी, ठीक है। अब स्पीड ऑफ द साउंड क्या बन गया आपका, रो इंटू वॉल्यूम क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है, या सॉरी आपका क्या होता है, दैट इज योर मास, ठीक है, रो एंड इंटू वॉल्यूम इज योर मास, तो हमने यहाँ पे मास लिख दिया, यहाँ एन आर टी इंटू दिस योर गैमा, ठीक है। अब अगर मैं मोल्स अपॉन मास, मास अपॉन मोल्स क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, तो मैं इसको अपॉन रेसिप्रोकल में लिख सकता हूँ वही चीज कि मास मॉलिक्यूलर मास नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एन अपॉन एम, एन अपॉन एम किसका रेसिप्रोकल है, मास का, ओ सॉरी मॉलिक्यूलर मास का, इसलिए मैंने वन ओवर एम लिखा है, एम खुद मैंने कैपिटल एम नीचे लिखा है, इस तरह के अगर एम, ठीक है, अगर आप ये देखें इसमें ये मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, तो अगर मैं इसको एन ओवर एम लिखना चाहता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, वन ओवर एम, इसलिए वन ओवर कैपिटल एम मैं नीचे लिखा, बाकी आर टी एंड योर गैमा, ठीक है, ये आपका बन गया। नाउ यूजिंग इक्वेशन 8.27 जो हमने इक्वेशन बनाई ये वाली, ठीक है, वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस। हम वी नो एयर कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ नाइट्रोजन एंड 20% ऑक्सीजन, ठीक है, तो मासेस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर 28 AMU एंड 32 AMU रिस्पेक्टिवली, सही है, यानी हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालनी है 0 डिग्री सेल्सियस पे, एयर की कंसिस्ट है 80% नाइट्रोजन होती है, 20% ऑक्सीजन होता है उसमें, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के मासेस क्या हैं, 28 एंड 32, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट रिस्पेक्टिवली, देयरफॉर द मीन मॉलिक्यूलर मास फॉर एयर इज, मीन मॉलिक्यूलर मास फॉर एयर कैसे निकालेंगे, जिसकी उतनी परसेंटेज है, देखिए 80% है तो इसलिए 0.8 से मल्टीप्लाई किया उसके ही मॉलिक्यूलर मास को, ये इसका तरीका होता है, ठीक है, जो भी आपका जिसका भी आप निकाल रहे होते हैं तो उसके एटम मॉलिक्यूलर मास से उसकी परसेंटेज मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब उसकी परसेंटेज निकालते हैं, तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस, अब क्योंकि पूरा एयर का मीन मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है, तो प्लस हम किसका करेंगे, अब इसमें ऑक्सीजन का भी करेंगे, तो 0.2 इंटू 32, ऑक्सीजन का क्या होता है 32 होता है उसका मॉलिक्यूलर मास O2 का, 16 प्लस 16 32 होता है, तो 0.2 इंटू 32, तो ये टोटल क्या बन गया 28.8 AMU, ठीक है, देन कैपिटल M इक्वल्स टू 28.8 ग्राम पर मोल्स, ठीक है, ये आपका वही, दिस इज योर मॉलिक्यूलर मास एंड देन दिस इज ग्राम्स पर मोल्स, ठीक है, हमने ग्राम्स में निकाला है, अब इसको अगर हम केजी में करना चाहते हैं
तो केजी में करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000, तो 28.8 डिवाइड बाय 1000 बिकम 0.0288 केजी पर मोल्स। अब हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि हमारे पास अब कैपिटल एम है, हमारे पास गामा पता है, एंड गामा तो इट्स गामा चेंज नहीं होता एक फिक्स गैसेस के लिए, ठीक है। कैपिटल आर इज नॉट चेंजिंग, ठीक है। टेम्परेचर हमें पता है और कैपिटल एम हमने निकाल लिया है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड आ गई 1.40 गामा की जगह, 8.314 आपका आर की जगह, टेम्परेचर आपका 273 आ गया, और मोलिकुलर मास आपका 0.0288 kg आ गया, ठीक है। तो जब आप सॉल्व किया आपका इसका आंसर आ गया 332 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये वही स्पीड है साउंड की जो आज तक हम लोग हमें पता चलता है, ये हम सुनते हैं कि 332 होती है, तो ये हमने वही कैलकुलेट कर ली। नाउ एट एनी अदर टेम्परेचर, ठीक है, किसी और दूसरे टेम्परेचर पे द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग दिस रिजल्ट बाय दिस फैक्टर रूट टी ओवर 273। किसी भी और टेम्परेचर पे अगर हमें स्पीड ऑफ साउंड निकालनी है एयर में, तो हम कैसे निकालेंगे कि इस फैक्टर को, जो आंसर आया है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट टी ओवर 273 से। जैसे कि फॉर एग्जांपल एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1000 फीट 3.05 किलोमीटर द टेम्परेचर इज अबाउट -50 डिग्री सेल्सियस और 223 केल्विन। देयरफॉर अब एग्जांपल ली कि भाई एक एल्टीट्यूड है 10,000 फीट का, यानी अप्रॉक्सीमेट 3 किलोमीटर का, तो वहाँ पे टेम्परेचर है -50, ठीक है, क्योंकि हाइट पे टेम्परेचर बहुत डिक्रीज हो जाता है। तो और 223 केल्विन में करें तो 223, ठीक है। पता है कि आपको सेल्सियस में गिवन हो तो उसमें 273 ऐड कर लेंगे, तो वो बन जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेम्परेचर आपका केल्विन में आ जाएगा, ठीक है। कोई भी सेल्सियस को केल्विन में करना हो तो उसमें 273 ऐड कर दें तो केल्विन में आ जाएगा। नाउ तो यही चीज हमने इससे मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारे पास क्या है आगे, स्पीड ऑफ द साउंड चेंज होके 300 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड ऑफ द साउंड किसी और टेम्परेचर में निकालना हो तो उसका नॉर्मल रिजल्ट जो आप नॉर्मल फॉर्मूले से निकाल रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। जो जो 0 डिग्री सेल्सियस पे फिक्स आपका आंसर है ना, ठीक है, जो आ गया एक दफ़ा, उसको फिर जिस टेम्परेचर पे निकालना है किसी और टेम्परेचर पे, उसको इस फॉर्मूले के तहत रूट टी ओवर 273 से मल्टीप्लाई करके आप स्पीड ऑफ साउंड एट दैट पॉइंट निकाल सकते हैं। म्यूजिकल साउंड एंड नॉइस, ये हमारा 8.17 टॉपिक है कि साउंड और नॉइज, ठीक है, उसमें क्या डिफरेंस है। वी परसीव सम साउंड एज नॉइस एंड सम साउंड एज म्यूजिक। परसीव मतलब हम इसको अपने एक अंडरस्टैंड करते हैं, हम एक लेते हैं। जैसे अब एक आम आदमी है, अब जोर जोर से कहीं सॉन्ग्स बज रहे हैं या कहीं शोर हो रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, भाई ये एक बहुत नॉइज है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं बहुत हल्का सा म्यूजिक चल रहा है, जैसे हम बहुत हमें अच्छा लग रहा है, तो हम उसको हम सिर्फ म्यूजिकल साउंड कहते हैं। कहीं शोर हो रहा है, वही चीज आवाज वो भी है, लेकिन उसको हम फिर नॉइज से पहचानते हैं कि भाई ये एक शोर है, नॉइज है ये। For example, the slamming of a door or the rumbling of a truck is considered as a noise, whereas the sound produced by the piano or a guitar is regarded as musical. तो भाई अब आपने डोर एकदम से पटखा, मतलब जिसे कहते हैं ना डोर धड़ से बंद करना, तो वो क्या स्लैमिंग है, आपने जोर से मारा तो वो नॉइज है। या रम्बलिंग ऑफ अ ट्रक, ट्रक जब चलता है तो उसमें एक रेजोनेंट क्रिएट होती है, मतलब मुसलसल एक नॉइज चल रही होती है एक धड़ 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 करके ना, वो रम्बलिंग ऑफ अ ट्रक है, वो भी आप नॉइज कहते हैं, उसे कोई म्यूजिकल साउंड तो नहीं कहेंगे। लेकिन साउंड जो पियानो प्रोड्यूस करता है या गिटार, तो वो आपको अच्छी लगती है, इसे आप म्यूजिकल कहते हैं, ठीक है। या मतलब म्यूजिकल इसको बेसिकली कहा नहीं जाता, या आपको म्यूजिकल लगती है, आपको एक अच्छी लगती है, इसलिए आपने इसको म्यूजिकल नाम दे दिया है। जो आपको शोर लगता है वो आप उसको नॉइज कहते हैं। These two types of sound are represented in the form of graphical patterns as shown in figure 8.16a and b। ये जो दो टाइप्स ऑफ साउंड हैं इनको आपने ग्राफिकल पैटर्न्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है ए और बी में। ए जो है वो एक इरेगुलर, non-symmetric, random fluctuations producing disagreeable sensation, hence called noise। अब ए में देखें, मैं आपको इस पे हाईलाइट करता हूँ कि ए में ये देखें कोई इसमें रैंडम है, कभी ये ऐसी जा रही है, कभी कभी यूं चली जाती है, फिर एकदम से नीचे हो जाती है, फिर ये, फिर ऐसे हो जाती है, फिर ये यूं हो जाती है, ठीक है, फिर ये वापस ऐसे ऊपर एकदम से चली जाती है, ठीक है। इट्स रैंडम, कोई एक कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट एक होती है ना कि एक स्मूथ चले, स्मूथ चले, ऐसे ऐसे स्मूथ वाली नहीं है ये, ठीक है। और बी में क्या है, अब the figure 8.16 b shows a regular, symmetric and periodic fluctuations which produce a smooth, pleasant sensation, hence called music।
अब ये जो बी है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपको देखें एक एक सेंसेशन आपको कौन सी मिलेगी, एक प्रेजेंट सेंसेशन। ठीक है, क्यों, इसमें सिमेट्रिक है, देखें सारी वेव सिमेट्रिक हैं, और सारी वेव सिमेट्रिक हैं, और ये रेगुलर है, इरेगुलर भी नहीं है कि एक डिफरेंट डिफरेंट आ रही हो। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये हम साउंड कहेंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल साउंड, क्योंकि ये आपको अच्छी लगेगी। नाउ द फिजिकल difference between these type of sound is better understood by studying their spectra। अब फिजिकल डिफरेंस जो है इन साउंड का, वो कैसे आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि जब आप इनका स्पेक्ट्रा यानी स्पेक्ट्रम समझेंगे। स्पेक्ट्रम ऑफ नॉइज एंड द स्पेक्ट्रम ऑफ म्यूजिकल साउंड आर स्केच इन 15 इन फिगर 18.16 सी इन दिस। ठीक है, तो आप जिसमें देखें, और फिगर डी में भी रिस्पेक्टिवली, यानी नॉइज का ए है, और साउंड का जो म्यूजिकल साउंड है जो अच्छी लगने वाली है वो डी है। The spectrum of noise contains frequency components which are not harmonically related। ठीक है, अब इसमें देखें, ये जो है इसमें फ्रीक्वेंसी ऐसी है जो हार्मोनिकली रिलेटेड नहीं है, मतलब बहुत वेरी कर रही है। एंड द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आर नॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल। मतलब कि देखें, हार्मोनिक का मतलब क्या होता है, हार्मोनिक ये होती है कि भाई अगर पहली एफ वन है तो दूसरी टू एफ ट्वाइस एफ वन होगी या थ्राइस एफ वन होगी, ऐसी होनी चाहिए। अब पहली अगर एफ वन है तो दूसरी 3/2 F1 भी हो सकती है, चौथी 2/F1 भी हो सकती है, तो एक रैंडम होगी, वो फंडामेंटल का मल्टीपल नहीं होगा, यानी एन टाइम्स ऑफ फंडामेंटल नहीं होगी। Besides this, the amplitude of each frequency components are mostly not symmetric। और this besides this, इसके अलावा जो एम्पलीट्यूड है हर फ्रीक्वेंसी का, वो नॉन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, मतलब देखिए, अगर एक जगह एम्पलीट्यूड ये ऐसा है तो अगली वेव का एम्पलीट्यूड ये हो सकता है। ठीक है, फिर यूं भी हो सकता है, उसके बाद फिर ऐसी भी हो सकती है, फिर यूं, तो ये एम्पलीट्यूड तो सेम नहीं है ना, हर जगह सिमेट्रिक नहीं है, अलग अलग हो रहा है। द स्पेक्ट्रम ऑफ म्यूजिकल साउंड कंटेन्स फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स व्हिच आर हार्मोनिकली रिलेटेड। मतलब इस, अब जो म्यूजिकल साउंड है उनकी हार्मोनिकली रिलेटेड है, यानी उनके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल। कि अगर पहली की F1 है तो दूसरे की ट्वाइस F1 हो सकती है, या थ्राइस F1 भी हो सकती है, चौथे की 5F1, मतलब एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा n टाइम्स। और इनकी फ्लक्चुएशन जो है एम्पलीट्यूड में, वो भी सिमेट्रिक है। ठीक है, जो जैसे कि ये इस तरह की, जैसे ये ऐसे है, ठीक है, तो अगली भी ऐसे है, फिर ठीक है, फिर अगर तीन ऐसी हैं तो फिर उसके बाद ये ऐसे, ये ऐसे, फिर ये ऐसे। ठीक है, ये सिमेट्रिक बन गई ना, एक तरह की सेम पैटर्न पे चल रही है, तो इसे सिमेट्रिक कहते हैं कि दोनों तरफ सेम लगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ म्यूजिकल साउंड। अब हम कैरेक्टरिस्टिक जा रहे हैं म्यूजिकल साउंड की, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। Musical sounds or tones can be distinguished from one another by the following characteristics: intensity, पिच और फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी। इंटेंसिटी क्या होता है, लाउडनेस, कितनी लाउड है, पिच और फ्रीक्वेंसी एक ही चीज है, और क्वालिटी। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी ऑफ द साउंड वेव। ठीक है, जो इंटेंसिटी है साउंड की, वो किस में मेजर होती है, एनर्जी की फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, पासिंग एवरी सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड। और कौन सी एनर्जी जो हर सेकंड में पास हो रही है, कितनी एनर्जी पास हो रही है हर सेकंड में, किस में से पास हो रही है, यूनिट एरिया, एक सिंगल 1 मीटर स्क्वायर में, जो कि परपेंडिकुलर है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव की डायरेक्शन के। ठीक है, मतलब साउंड वेव अगर फर्स्ट का इधर ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो इसमें से एक एनर्जी कितनी पास हो रही है, ये आपकी इंटेंसिटी इंटेंसिटी है। ठीक है, और एंड इज मेजर इन वॉट पर मीटर स्क्वायर, और वॉट पर मीटर स्क्वायर में इसको मेजर करते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल, इफ वन टॉक्स एज लाउडली एज पॉसिबल द एवरेज स्पीच पावर इज अबाउट 10 - 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर। यानी अगर एक बंदा बहुत जोर से भी बोल रहा है तो उसकी जो स्पीच है, एवरेज स्पीच पावर है, वो 10⁻³ वॉट पर मीटर स्क्वायर होगी। ठीक है, एंड इफ वन स्पीक्स इन एज वीक अ वॉइस एज पॉसिबल विदाउट whispering, द पावर ड्रॉप्स टू 10⁻⁷ वॉट पर मीटर स्क्वायर। मतलब कि अगर एक आदमी इतना हल्का से हल्का बोले, बहुत मतलब विस्पर ना हो लेकिन बहुत हल्का बोल रहा है, तो पावर कितनी ड्रॉप हो जाती है उसकी इंटेंसिटी की, जो है 10 - 7 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, The intensity levels of the sound at various frequencies are shown in figure 8.16। वो आपने फिगर 8.16 आप बुक में देख सकते हैं, उसके इंटेंसिटी लेवल्स हैं। ठीक है, वो फिगर थ्रेशोल्ड ऑफ पेन और थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग भी बता रहे हैं।
थ्रेशोल्ड क्या होता है, मतलब मिनिमम लेवल जहाँ से पेन आपका स्टार्ट होने लग जाता है आपको, ठीक है, वो थ्रेशोल्ड जहाँ से आपको थोड़ा दर्द महसूस होने लग जाएगा। थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग वो मिनिमम जहाँ से आप सुनना शुरू कर देते हैं, ठीक है, मतलब कि अगर कोई दूसरी साउंड ना हो तो आपको उसकी आवाज़ आने लगती है, ठीक है। लाउडनेस, व्हाट इज लाउडनेस? लाउडनेस may be pointed out that the intensity of sound is purely a physical quantity, ठीक है, मतलब कि आपकी इंटेंसिटी ऑफ जो साउंड है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, एंड इट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, और वो एक्यूरेटली आपकी मेजर भी हो सकती है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द ऑडिटरी सेंसेशन ऑफ द एयर, हाँ, और वो आपकी सुनने की सलाहियत या सुनने के एहसास पे डिपेंड नहीं करती। ऑन द अदर हैंड, लाउडनेस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑडिटरी सेंसेशन प्रोड्यूस्ड बाय द साउंड। दूसरी तरफ लाउडनेस क्या है, वो मैग्नीट्यूड है सुनने की सलाहियत का, ऑडिटरी सेंसेशन का, जो कि सुनने के एहसास का, जो कि साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है, कि जितनी ज़्यादा लाउडनेस होगी उतने ज़्यादा आपको उसका ज़्यादा सुन पाएंगे, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड एज वेल एज इट डिपेंड्स अपॉन द ऑडिटरी सेंसेशन ऑफ द ईयर। अच्छा, ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड पे भी डिपेंड करती है और ऑडिटरी सेंसेशन एयर के भी डिपेंड करती है, ठीक है। सेंसेशन एहसास होता है, ऑडिटरी मतलब आपकी सुनने का एहसास। नॉर्मल ह्यूमन एयर इज वेरी सेंसिटिव, ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन इज वेरी सेंसिटिव डिटेक्टर ऑफ साउंड। एक आम इंसान का जो कान है, या एक आम जो कान होता है हमारे इंसान का, वो बहुत सेंसिटिव होता है, क्योंकि वो साउंड को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। इट कैन रिकॉर्ड द लीस्ट इंटेंस साउंड, और वो बहुत से कम इंटेंस साउंड जिसकी पावर 10 - 12 वॉट पर मीटर स्क्वायर है वो भी डिटेक्ट कर सकता है, विच इज़ 1 बिलियन ऑफ द मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी दैट कैन बी हर्ड विदाउट पेन। और ये 1 बिलियन है, मतलब 1/बिलियन है, ठीक है, बिलियन अपॉन में है, 1/बिलियन ऑफ द मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी दैट कैन बी हर्ड विदाउट पेन, मतलब कितनी स्मॉल है ये। इंसान इससे बिलियन गुना ज़्यादा सुन सकता है आराम से, ठीक है, और ये बिलियन गुना कम है ये जो नॉर्मल इंसान मैक्सिमम सुन सकता है, जब जब तक उसको दर्द ना हो, ठीक है। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डज नॉट इंक्रीज डायरेक्टली एज द पावर डिलीवर्ड टू द एयर इंक्रीजेस, बट सीम्स टू वेरी रफली एज द लोगारिथम ऑफ द पावर। तो जो लाउडनेस है साउंड की, वो डायरेक्टली इंक्रीज नहीं होती एज द पावर डिलीवर टू द एयर इंक्रीजेस, अगर हम पावर डिलीवर जो डिलीवर कर रहे हैं एयर को वो इंक्रीज हो, मतलब लाउडनेस डजंट इज नॉट इंक्रीजिंग डायरेक्टली एज वी आर इंक्रीजिंग द पावर, बट वो वेरी करती है लोगैरिथमिकली वेरी करती है, ठीक है। इट मीन्स द लाउडनेस एल इज प्रोपोर्शनल टू द लोगैरिथम ऑफ इंटेंसिटी दैट इज एल log i, बिल्कुल ठीक, यानी एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोगैरिथम ऑफ आई, इट्स नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो सिर्फ आई होता, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लोगैरिथमिक ऑफ आई के, तो ये फिर फर्क हो जाएगा इसमें। दिस इज कॉल्ड वेबर फेंशर लॉ, सॉरी वेबर फेशनर लॉ। अगर आई और आई नॉट रिप्रेजेंट करती हैं इंटेंसिटीज दो साउंड वेव्स की, ठीक है, द डिफरेंस इन लाउडनेस नोन एज इंटेंसिटी लेवल इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन। तो जो लाउडनेस का डिफरेंस होगा, ठीक है, उससे हम कहते हैं इंटेंसिटी लेवल। तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी उसकी इंटेंसिटी लेवल की, P इक्वल्स टू लॉग आई ओवर आई नॉट, ठीक है। अब आई नॉट क्या है, इज इक्वल टू 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर कॉरस्पॉन्डिंग रफली टू द फेंटेस्ट साउंड दैट कैन बी हर्ड। आई नॉट हमारा फिक्स है 10⁻⁻12, जो मिनिमम एक इंसान सुन सकता है, ठीक है। दिस इज रिगार्डेड एज एन आर्बिट्री रेफरेंस लेवल, और हम इसको एक रैंडम रेफरेंस लेवल ले लेते हैं कि ये कम से कम आदमी ये सुन सकता है। इफ आई इज टेकन 10 टाइम्स ऑफ आई नॉट, अगर आई जो है वो 10 गुना ज्यादा हमने लिया है, फर्स्ट का इंटेंसिटी लेवल जिस पे हम बात कर रहे हैं काम, वो जो है आपकी 10 गुना ज्यादा है आई नॉट से, तो इंटेंसिटी लेवल क्या हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा, देन द इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 1 यूनिट, क्योंकि लॉग आपका 10 क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। द यूनिट ऑफ ये इस तरह हो गया, क्योंकि देखें अगर ये आपका हो गया 10, मैं इसको इधर लिख देता हूँ 10 आई नॉट, ठीक है, आई नॉट से कैंसिल, और लॉग 10 क्या होता है भाई, यहाँ पे बच जाएगा लॉग 10, ठीक है। तो लॉग 10 हम लोग ने पढ़ा हुआ है अपने मैट्रिक में, उसमें लॉग 10 इज 1, ठीक है, इसलिए ये 1 क्या है। नाउ अब द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल इज called bell. Bell इसका यूनिट है. A bell is a rather large unit, so we usually refer to sound intensity and levels in terms of the decibel. ठीक है, तो बेल तो बहुत लार्ज यूनिट हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं साउंड लेवल्स को इन टर्म्स किस में लेते हैं, डेसिबल में, ठीक है। बेल नहीं डेसिबल कर लेते हैं थोड़ा छोटा। एक जो डेसिबल है 1 डेसिबल, वो
एक बेल का 10 गुना छोटा होता है, 1/10 ऑफ बेल, ठीक है। तो अब आपका ये जो बीटा हो गया, दिस इज 10 log आई नॉट, ठीक है, ये आपका इंटेंसिटी लेवल, ठीक है। तो व्हेन आई ओवर आई नॉट इक्वल्स टू 1, बीटा इक्वल्स टू 0 डेसिबल, ठीक है, क्योंकि अगर आई ओवर आई नॉट 1 हो गया तो लॉग आपका क्या हो गया, आई ओवर आई नॉट 1 है तो लॉग 1 क्या होता है, लॉग 1 जीरो होता है, जीरो लॉग जीरो हो गया तो जीरो, 10 मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो, तो इसलिए आपका ये जीरो हो गया। अगर आई ओवर आई नॉट 10 है तो आपका ये 10 डेसिबल है, अगर आई ओवर नॉट 10 स्क्वायर है तो ये 20 डेसिबल है, ठीक है। ये आपको फॉर्मूले में आराम से आप रख सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। The loudness of a sound is roughly correlated with the intensity level of the note. तो जो loudness है साउंड की वो किससे कोरिलेटेड होती है, रफली इंटेंसिटी लेवल नोट के, ठीक है। नोट आपकी ये कि मिक्सचर ऑफ द साउंड जिसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है, नोट उससे कहा जाता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज एक्सेप्टेड दैट द कोरिलेशन वाज परफेक्ट, और काफी टाइम तक ये समझा जाता था कि कोरिलेशन जो है आपस में ताल्लुक वो परफेक्ट है, बट देयर इज नाउ नो डाउट दैट डेसिबल स्केल ऑफ इंटेंसिटी लेवल नो मोर कोरिलेट्स विद द सब्जेक्टिव सेंसेशन ऑफ लाउडनेस। अब लेकिन क्लियर हो गया कि जो डेसिबल स्केल है इंटेंसिटी लेवल का, वो उससे कोई ताल्लुक नहीं है उसका सेंसेशन ऑफ लाउडनेस, लाउडनेस की सेंसेशन से, मतलब सुनने जो शोर के एहसास से, लाउडनेस के एहसास से। अ पावर लॉ बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी लेवल ऑफ द नोट हैज बीन प्रपोज्ड, ठीक है। अब ये पावर लॉ एक प्रपोज किया गया था लाउडनेस और इंटेंसिटी लेवल का, जैसे ये आप कहते हैं के आई और आई नॉट 0.3, ये दिस इज अ पावर लॉ वेयर के क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है विच कैन बी इवैल्यूएटेड आफ्टर डिफाइनिंग द यूनिट ऑफ लाउडनेस सोन। अब लाउडनेस का यूनिट क्या है, सोन, सोन इज डिफाइंड एज 1 सोन इक्वल टू 40 डेसिबल एट 1000 हर्ट्ज, ठीक है। 1 सोन क्या है, 40 डेसिबल है 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे, ये इसकी मतलब 40 डेसिबल इंटेंसिटी होगी इतनी फ्रीक्वेंसी पे, ये लाउडनेस है, एक लाउडनेस का यूनिट है। आई ओवर आई नॉट अगर 10 to the power 4 है, जब बीटा 40 डेसिबल है तो के क्या हो, देयरफॉर के इक्वल टू 116, ठीक है। तो अब हमने इसको क्या कर दिया, के हमेशा आपका 116 है, तो आपने इसमें पुट किया तो फिर आपका इसमें आंसर आ जाएगा। नाउ द सोन स्केल ऑफ लाउडनेस हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली एंड बीइंग प्रैक्टिस, और ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है, उसको आज भी प्रैक्टिस में किया जा रहा है। तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है जो काम आएंगे पेपर में, सिंपली एक ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको वहाँ पे समझ आ जाएगा। पिच क्या है, इट इज डिफाइंड एज द सेंसेशन दैट साउंड प्रोड्यूसेस इन द ईयर ऑफ अ लिसनर एंड इज क्लियरली रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। ये वो सेंसेशन है, वो एहसास है जो साउंड प्रोड्यूस करती है एक इंसान के कान में, और ये किससे रिलेटेड होती है, साउंड की फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी और पिच दोनों हर्ट्ज में मेजर होती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा से ज़्यादा पिच, और जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतनी कम पिच, ठीक है। द पिच ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूजुअली डिपेंड्स अपॉन द नेचुरल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, पिच किस पर डिपेंड करती है, जो वेरियस फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, नेचुरल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट क्रिएट होता है, ओवरलैपिंग होती है बराबर, ठीक है, तो रेजोनेंस होता है, आवाज़ बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा से ज़्यादा होती है। तो ये आपको अभी आगे भी पता चल जाएगा अपने आगे लेवल्स में, और जितना आप पढ़ेंगे आगे तो उसमें आपको आगे जाके पता चलेगा कि रेजोनेंसी क्या है और इस तरह की चीज़ें, ठीक है। दिस इज अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट साउंड ऑफ अ स्पैरो शिल बिकॉज ऑफ इट्स हाई पिच सेंस। अब स्पैरो की आवाज़ कितनी श्रिल वाली होती है, आपने सुबह कोयल की भी आवाज़ अगर सुनी है तो आपको एक बहुत श्रिलिंग साउंड होती है, ठीक है, क्योंकि उस पर पिच बहुत हाई होती है, सिंस इट हैज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वेव्स बना रहे होता है उसकी आवाज़। Whereas the sound of a lamb is grave due to its low pitch depending upon its low frequency। लेकिन अगर ये भेड़ आप जब बोलता है तो उसकी बहुत दबी हुई आवाज लगती है, क्यों, क्योंकि उसकी पिच बहुत कम होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो होती है। नाउ द क्वालिटी, क्वालिटी और टिम्बर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ म्यूजिकल साउंड। वही क्वालिटी उसकी एक खूबी जो है, क्वालिटी वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है म्यूजिकल साउंड की, नॉइज की नहीं है। इट इज क्वालिटी व्हिच enables us to distinguish between notes of the same pitch and intensity when played on different instruments or sung by different voices। तो क्वालिटी होती है ना, वो हमें मदद करती है हम ताकि डिस्टिंग्विश कर सकें उन नोट्स में जो जिनकी सेम पिच और इंटेंसिटी है, जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से प्ले करे गए, ठीक है, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट्स पे प्ले होना और हर अलग बंदा जो गा रहा है तो उसकी क्वालिटी डिफरेंट होगी, भले से उसकी साउंड उसकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की अगर चलो सेम है, लेकिन अगर बंदे अलग अलग हैं तो उनकी क्वालिटी वहाँ डिफरेंस हो जाएगी। इवन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द सेम काइंड में यील्ड नोट्स ऑफ डिफरेंट क्वालिटी, मतलब कि जो सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी आपकी कभी कभार डिफरेंट नोट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसकी क्वालिटी डिफरेंट हो,
ठीक है, मतलब सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स भी. फॉर एग्जाम्पल इट इज द क्वालिटी ऑफ द टोन्स प्रोड्यूस बाय टू वायलेंस विच मेक्स ग्रेट डिफरेंस इन वैल्यू बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट्स. के एग्जाम्पल के तौर पे जो टोन्स की क्वालिटी होती है, टोन का मतलब एक सिंगल फ्रीक्वेंसी, टोन वो होती है जो एक सिंगल फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड होती है. नोट का मतलब ये होता है कि जो मिक्स होती हैं उसमें फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, तो इट इज़ द क्वालिटी ऑफ द टोन्स प्रोड्यूस बाय टू वायलेंस, दो वायलेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, विच मेक्स ग्रेट डिफरेंस इन वैल्यू बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, तो उन दोनों की आवाज क्वालिटी में फ़र्क बताएगा कि उन दोनों में कितना फ़र्क है उन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में. ठीक है, एक अच्छी क्वालिटी का, एक अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो उसकी आवाज़ भी अच्छी क्वालिटी की होगी, किसी की कम होगी. वी रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ अ फ्रेंड ओवर द टेलीफोन बाय क्वालिटी. और हम एक अपने दोस्त की आवाज़ फ़ोन पे पता कर सकते हैं, अपने अम्मा अब्बा की आवाज़ आप आराम से पता कर सकते हैं क्योंकि उनकी डिफरेंट क्वालिटी है. हेमहोल्स जो था, he was the first to discover the cause of difference in musical tones which is called quality. वो उसने सबसे पहले डिस्कवर किया था cause of difference musical tones में, जिसे हम quality कहते हैं. ठीक है, the difference in the sound produced by two notes of the same pitch and density is due to difference in their resultant waveforms. अच्छा, जो difference है sound में जो प्रोड्यूस बाय टू नोट्स में सेम फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स हैं उनकी वजह से जो साउंड्स प्रोड्यूस हो रही है, जो डिफरेंस आ रहा है उनमें, जिसकी पिच और इंटेंसिटी सेम है. ठीक है, वो क्यों है? क्योंकि उनके रिजल्टेंट वेव फॉर्म्स की वजह से उसमें जो डिफरेंस है. ठीक है, साउंड में डिफरेंस क्यों आ रहा है? उन दो नोट्स की वजह से जिनकी पिच और इंटेंसिटी तो सेम है, लेकिन उनकी क्वालिटी में क्यों डिफरेंस आ रहा है? उनकी वेव फॉर्म्स की वजह से. तो रिजल्टेंट वेव फॉर्म ऑफ एनी साउंड इज ऑब्टेन्ड बाय, ये फंडामेंटल है. ठीक है, और इस तरह ये थर्ड हार्मोनिक है. तो द रिजल्टेंट वेव फॉर्म ऑफ एनी साउंड इज ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द फंडामेंटल एंड द हार्मोनिक्स ऑफ द गिवन साउंड. हम एम्पलीट्यूड्स और हार्मोनिक्स दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट वेव फॉर्म्स आ जाती है. ठीक है, एज यू कैन सी है द रिजल्टेंट वेव फॉर्म्स आर फॉर्म्ड due to combination of fundamental and harmonics as shown in figure 8.7 and 8.17b. In figure 8.17c, the fundamental and third harmonics are combined together to give a resultant waveform. A में fundamental थी, ये आपकी क्या हो गई? थर्ड हार्मोनिक है, और उसको कंबाइन किया तो आपका ये बना रिजल्टेंट वेव फॉर्म्स. ये सुपरपोजिशन हो गई दो वेव्स की. ठीक है, इट्स अ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स. Now, superposition of waves. According to the principle of superposition, when two or more waves in the same linear medium travel, the net displacement of the medium caused by the resultant wave at any point is equal to the algebraic sum of the displacement of all the waves. भाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के मुताबिक जब दो और मोर वेव्स इन द सेम मीडियम travel, the net displacement of the medium caused by the resultant wave at any point is equal to the algebraic sum of the displacement of all the waves. यानी अगर ये दो वेव जा रही हैं, ठीक है, दो वेव अभी सुपर पोजिशन हो रही है, ठीक है, ओवरलैप हो रही है मतलब, और एक ये इनकी वजह से एक नेट वेव जा रही है, तो इसका और इनका यहाँ पे इन दोनों का सम, इन दोनों वेव का सम इसके बराबर होगा. ठीक है, किसके? डिस्प्लेसमेंट के. ठीक है, अगर फर्ज करें ये ऐसी है और एक एक ये है, एक उससे थोड़ी ऊपर है, तो ये जो तीसरी वाली होगी ये आपकी इनके बीच में होगी. ठीक है, तो इसका सम और इन दोनों की डिस्प्लेसमेंट के नेट ऐड होगा तो इसके बराबर होगा. ये कहना चाह रहे हैं. We shall apply this principle to two harmonic waves traveling in the same direction in a medium. ठीक है, दो हार्मोनिक वेव्स हैं जो कि सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं मीडियम में. The two waves are traveling to the right. ठीक है, दोनों वेव्स जो हैं वो राइट पर ट्रेवल कर रही हैं. They are going to right and have the same frequency. उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, वेवलेंथ भी सेम है और एम्पलीट्यूड भी सेम है, लेकिन उनका फेज सेम, फेज डिफरेंट है. फेज मतलब फेज एंगल ये होता है कि फर्स्ट करें एक ये वेव है, ठीक है, एक वेव ये जा रही है और आपका एक वेव ये है. ठीक है, एक वेव यहाँ से आ रही है. ठीक है, दिस इज योर अनदर वेव. ठीक है, आपका जो डिफरेंस है इसमें, दिस इज योर डिफरेंस, ये वेव आपका फेस में डिफरेंस आता है, इसे फेस डिफरेंस कहते हैं. ठीक है, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है. ठीक है, एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है, बट फेस है, फेस डिफरेंस है. You can express their individual wave function displacement as, हम उनको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? y1 equals to a naught sin kx minus wt और y2 kx minus wt minus phi, क्योंकि फेज डिफरेंस है दूसरे का, तो कोई फेज में डिफरेंस होगा, ऐसी बात है, तो माइनस कर दिया हमने. ठीक है, hence the resultant wave
क्योंकि ये फेज होता है, ठीक है, ये इनिशियल फेज आपके, ये सारे फेज है ना, ये पूरा एंगल क्या है, ये फेज ही तो बता रहा है, तो इसलिए माइनस फाई का जो डिफरेंस है वो हमने दूसरी में डाल दिया। अब नेट क्या होगा, फंक्शन डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, ऐड किया हमने साइन के एक्स माइनस डब्ल्यू टी प्लस साइन के एक्स माइनस डब्ल्यू टी माइनस फाइव। हमने अब इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे जिस तरह पिछले में लगाई थी हमने पहले भी, ठीक है। ये कॉस अल्फा माइनस बीटा टू, इस आइडेंटिटी यूज करते हुए अल्फा हमारा क्या है यहाँ पे, के एक्स माइनस डब्ल्यू टी, बीटा है आपका के एक्स माइनस डब्ल्यू टी माइनस फाइव। ये करके तो y आपका फाइनल क्या बन गया, दिस y1 प्लस y2 टू ए नॉट कॉस फाइव बाई टू साइन के एक्स माइनस डब्ल्यू टी माइनस फाइव बाई टू। आप सिर्फ ये पूरी चीज को इसमें रखिएगा इस इक्वेशन में, आपके पास ये सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। There are several important features of this result. It can be easily seen that the resultant wave function y is also harmonic and has the same frequency and wavelength as the individual waves. Several important features हैं इस रिजल्ट के कि ये आप easily देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट वेव है फंक्शन y वो भी हार्मोनिक है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है एंड वेवलेंथ भी सेम है एज द इंडिविजुअल वेव्स, ठीक है। Now moving on, the amplitude of the resultant wave is 2a naught cos phi by 2, ठीक है। एम्पलीट्यूड का है, ये रहा एम्पलीट्यूड, ठीक है। एंड इट्स फेज इज इक्वल टू फाइव बाई टू, और इसका फेज क्या है, फेज आपका ये रहा फाइव बाई टू के बराबर। इफ द फेज कांस्टेंट फाइव इज जीरो देन द कॉस फाइव टू इज यूनिटी, ठीक है। अगर फाइव जीरो हो गया तो कॉस फाइव टू बाई क्या हो जाएगा, कॉस जीरो क्या होता है, वन हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब अगर फेज जीरो हो गया, फाइव जीरो, तो आपका वहां मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। This means that the amplitude of the resultant wave is twice as large as that of either of individual waves having the same wavelength. ये कह रहे हैं कि भाई amplitude of the resultant wave है वो twice हो गया है as large as that of the individual wave having the same wavelength। तो मतलब जो individual का amplitude था उसके अब twice हो गया उनकी resultant का। In this case the waves are said to interfere constructively। अच्छा, इसमें जो ये एम्पलीट्यूड अगर डबल हो गया तो इसमें क्या कह रहे हैं, इंटरफेयर जो किया है दोनों वेव्स ने वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर किया है, मतलब क्रैश से क्रैश मिले हैं और ट्रफ से ट्रफ मिले हैं। मतलब ये इनका व्हाट इज द पॉइंट इज दैट कि अगर एक वेव यूं चल रही है, सॉरी, एक वेव यूं चल रही है, ठीक है, तो दूसरी वेव जो है ना, दूसरी वेव भी ऐसे चल रही है, ठीक है। ओके, शोन इन फिगर ए, अभी ए में देख सकते हैं सही, एक वेव भी यूं आपकी सिमिलरली यूं इस तरह की चल रही है। यार ये वेव गलत हो गई, जस्ट लाइक दिस इन ए, इन दिस डॉट लाइंस ए में फिगर 18.8 में शो हो रही है, ठीक है। मतलब ये क्रैश क्रैश पे आ रहा है, ठीक है, आपका ट्रफ ट्रफ पे आ रहा है, इस तरह की बात है, ठीक है। ये क्रैश इज कमिंग ऑन क्रैश, ट्रफ इज कमिंग ऑन ट्रफ, कंसेप्चुअल इंटरफेरेंस इसे कहते हैं। और ये कब होता है, जब cos फाइव बाई टू प्लस माइनस वन हो, और ये वन होगा जब फाइव जीरो होगा या टू पाई होगा, फोर पाई होगा, आप पुट करके देख लें कैलकुलेटर में, cos आपका वन वन आएगा उसमें। where n is an integer, on the other hand if phi is pi radians for any odd multiple of pi, then phi by 2 cos phi by 2 equals to 0, और फिर resultant wave का जीरो एम्पलीट्यूड हो जाएगा हर जगह। in this case the two waves are said to interfere destructively, मतलब वहाँ क्रैश जो है coincide with the troughs of the second wave, ठीक है। मतलब कि अगर एक वेव यूं चल रही है ऐसे, तो दूसरी वेव आपकी यूं चल रही है यूं नीचे से, तो ये ऊपर वाली चीज और नीचे वाली चीज बैलेंस करके कैंसिल आउट हो जाएंगी और जीरो हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज होती है डिस्ट्रक्टिव, ये होती है इंटर कंस्ट्रक्टिव, ये होती है कि दोनों के सेम सेम हाईएस्ट पॉइंट से मिलता है तो वो और बढ़ता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू अदर बीट्स, so far we have been discussing the interference और सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी। हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशन दो वेव्स की जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम थी और ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी। अब हम कंसिडर करेंगे अनदर टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इफेक्ट which results from the superposition of waves having slightly different frequencies and traveling in the same direction, जो कि रिजल्ट हो रही है किससे, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के जिनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं और जो कि सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। अंडर दिस कंडीशन व्हेन टू वेव्स आर ऑब्जर्व्ड एट अ गिवन पॉइंट दे आर पीरियोडिकली इन एंड आउट ऑफ द फेज। इस कंडीशन में क्या होता है, वो कभी पीरियोडिकली फेज में आ जाती हैं, सेम फेज में होती है, कभी फेज से बाहर हो जाती हैं आपस में एक दूसरे के। तो देयर इज एन ऑल्टरनेशन इन टाइम बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कभी वो टाइम किसी टाइम में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं, कभी डिस्ट्रक्टिव कर रही हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव आपको बता चुका हूं मैं पहले। दस वी रेफर टू दिस फिनोमेना एज इंटरफेरेंस इन टाइम, मतलब हर वक्त पे अलग इंटरफेरेंस हो रही है। फॉर एग्जाम्पल इफ टू ट्यूनिंग फोक्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर स्ट्रक ऑन रबर पैड, वन हेयर्स द साउंड ऑफ चेंजिंग इंटेंसिटी कॉल्ड बीट्स, ठीक है।
अब दो ट्यूनिंग फोक्स है, उनको किसी जिनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है, दो फोक्स है, दोनों की डिफरेंट है, और उसको रबर पैड पे आपने वो किया, तो जो इंटेंसिटी होगी वो डिफरेंट होगी ना, क्योंकि देखें एक पैड पे आपने एक तरफ से दूसरा हिट किया, ठीक है, और एक तरफ से एक हिट किया, अब इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, डिफरेंट है, ठीक है, तो डिफरेंट है तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, तो आपका चेंज होगी सुपर पोजिशन हर वक्त पे, ठीक है, तो दो अलग अलग इंटरफेरेंसेस फॉर्म हो रहे होंगे टाइम के साथ। तो here we can define beats as the periodic variation in intensity. तो beats क्या है? वेरिएशन है periodic intensity में at a given point due to superposition of two wave having slightly different frequencies. मतलब दो waves जिनकी frequencies different हैं, तो जब वो उनकी intensity में difference है, तो वो superposition होता है उनमें, ठीक है, तो वो beats form होते हैं. The number of beats that one hears per second is equal to the difference in frequencies between two sources. और जो beats एक बंदा hear करता है एक सेकंड के अंदर, वो क्या है? डिफरेंस होता है फ्रीक्वेंसी का जो दो सोर्सेज के बीच में, मतलब एक सोर्स ये है, एक सोर्स ये है, एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, अब यहाँ से एक आवाज़ आ रही है अलग, ठीक है, यहाँ से अलग आवाज़ आ रही है, दोनों की फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है पहुँचने की लेवल, तो ये बंदे को एक बीट्स सुनाई देंगी अलग अलग, जिन्हें हम पर सेकंड में चेंज होंगी, वो हर सेकंड में दैट विल चेंज। द मैक्सिमम बीट फ्रीक्वेंसी दैट द ह्यूमन ear can detect is about 7 beats per second. तो जो मैक्सिमम बीट फ्रीक्वेंसी है जो एक ह्यूमन एयर सुन सकता है वो 7 बीट्स पर सेकंड है, ठीक है, व्हेन द बीट फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकंड इज ग्रेटर देन 7 वी कैन नॉट हियर देम क्लियरली। और जब वो फ्रीक्वेंसी जो है वो मैंने 7 से बढ़ जाती है तो हम उनको आसानी से सुन नहीं सकते, वी कैन क्लियर नहीं सुन नहीं सकते, वी कैन वन कैन यूज दिस इफेक्ट टू ट्यून इंस्ट्रूमेंट सच एज पियानो बाय बीटिंग अ नोट अगेंस्ट अ रेफरेंस टोन ऑफ नोन फ्रीक्वेंसी। और हम इस इफेक्ट से क्या कर सकते हैं, एक ट्यून कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट को, जैसे पियानो है, कि उसको इस तरह बीट करें उसकी नोट को कि एक दूसरे रेफरेंस टोन से जिसकी फ्रीक्वेंसी मालूम है, तो हम उससे चेंज कर सकते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी। The string can then be adjusted to equal the frequency of the reference by tightening or loosening it until no beats are heard. और फिर स्ट्रिंग को इस तरह एडजस्ट करें ताकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो रेफरेंस से मैच हो जाए, ताकि या वो टाइट करके या लूज करके करें स्ट्रिंग को, ताकि नो बीट्स फिर सुनाई दे, कोई बीट्स नहीं सुन सकें आप। Now consider two waves with equal amplitude traveling through a medium in the same direction having slightly different frequencies f1 and f2. अब हम दो वेव्स कंसिडर कर रहे हैं जिनका एम्पलीट्यूड इक्वल है, जो कि एक मीडियम में ट्रैवल करनी है एक सेम डायरेक्शन में, जिनकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट है, ठीक है, एम्पलीट्यूड सेम है, मीडियम में ट्रैवल करनी है सेम डायरेक्शन और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज f1 f2. We can represent the displacement that each wave would produce at a point as this, ठीक है, ये हमने एक दूसरी ए नॉट कॉस 2 पाई f1t और दूसरी की f2 आ गया, बस बाकी सब रिमेन सेम। हमने इसको ऐड करना है, ऐड किया तो ए नॉट कॉस 2 पाई f1t प्लस, अब इस पे हमने वही अपनी आइडेंटिटी लगा दी, ठीक है, आइडेंटिटी आपको मिल जाएगी कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा वाली, वो हमने सिंपल इस पे आइडेंटिटी परफॉर्म की और हमारा फाइनल ये बन के आंसर आ जाएगा, ठीक है। हेयर y1 and y2 are the instantaneous displacements caused by the individual wave as shown in figure A, and y is the resultant displacement caused by the two waves together shown in figure B. y and y2 जो है वो instantaneous displacements हैं जो इंडिविजुअल वेव बना रही हैं, जो फिगर ए में आप देख रहे हैं, ठीक है, और y क्या है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है जो टू वेव्स टुगेदर फॉर्म करी है फिगर बी में, देखें सही है, ये आपकी दोनों वेव्स हैं जो फॉर्म हो रही है, ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फॉर्म हो रही है, ठीक है। नाउ y becomes a naught cos 2 pi v1t plus a naught cos 2 pi v2t, ठीक है, अब हमने इसको ऐड करा सिंपली, अब ये तीसरी दफ़ा हम वही सिमिलर वे से ऐड कर रहे हैं, हमने a नॉट मैग्नीट्यूड इसका जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड a नॉट है, हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास अंदर बचा cos 2 pi v1t प्लस cos 2 pi v2t, ठीक है। अब हमने cos अल्फा प्लस cos बीटा, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू मल्टीप्लाई बाय 2, ये तीनों इसमें खुलते हैं, ठीक है, ये cos अल्फा प्लस बीटा इसमें खुलता है, तो हमने यही चीज़ सेम अप्लाई करते हुए 2 पाई v1t हमारे पास यहाँ पे अल्फा है, ये हमारे पास बीटा है, हमने इसको इसमें ओपन कर लिया और इसको जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये बन के आया, विच इज 2a नॉट cos 2 pi v1 minus v2 upon 2 multiply by t और cos 2 pi v1 plus v2 upon 2 t. अब in the above equation the v1 plus v2 upon 2 this thing, ठीक है, this thing is the effective frequency, ये हमारे पास क्या है, एक effective frequency है,
ठीक है, एंड 2a0, अच्छा ये जो पूरी टर्म है ना, दिस होल टर्म, दिस, ये अब हमारे पास है एम्पलीट्यूड, याद रखिएगा, क्योंकि मैंने बताया था आपको कॉस के साथ क्योंकि ये कोसाइन होता है हमेशा फंक्शन के साथ ना, वेव फंक्शन के साथ, इसके पीछे पूरी चीज, तो ये cos 2 पाए और ये 2a0, ये वाली पूरी चीज ही एम्पलीट्यूड है, सही है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, now the resultant displacement has an effective frequency equal to the average frequency f1 plus f2 upon 2 and an amplitude given by a equals to a naught cos 2 pi f1 minus f2 upon 2 t। जो मैंने लास्ट में आपको बताया, एक पीछे था दिस v1 जिसका मैं v पढ़ रहा था, वो एक खुद फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसको फ्रीक्वेंसी को इस तरह भी लिखते हैं, इस तरह करके, ठीक है, न्यू, जो मैंने आपको पहले बताया था दिस इज न्यू, तो उसको मैं v पढ़ रहा था क्योंकि एक आदत होती है, तो लेकिन ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो ये अगर इस तरह लिखा हो तो आप समझ जाइएगा ये फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। दैट इज द एम्पलीट्यूड वेरीज इन टाइम विद फ्रीक्वेंसी गिवन बाय, अच्छा एम्पलीट्यूड जो है वेरी कर रहा है टाइम में विद फ्रीक्वेंसी f1 माइनस f2 अपॉन 2, व्हेन f1 इज क्लोज टू f2, जब f1 f2 के करीब होती है या क्लोज होती है उसके करीब करीब, तो एम्पलीट्यूड वेरिएशन इज शोन एज इलस्ट्रेटेड बाय द एनवेलप ब्रोकन लाइन ऑफ द रिजल्टेंट वेव फॉर्म, फिगर 8.19 भी आपको फिगर में दिख रहा होगा। अब इसमें नोट करें कि जो है बीट फॉर्म मैक्सिमम इन एम्पलीट्यूड विल बी डिटेक्टेड व्हेन एवर, अच्छा जब बीट जो है वो मैक्सिमम इन एम्पलीट्यूड होगी, ठीक है, कब, जब ये होगा कि आपका cos 2 पाई f1 माइनस f2 अपॉन 2 t प्लस माइनस 1 के बराबर होगा, दैट इज देयर विल बी टू मैक्सिमम इन ईच साइकिल, मतलब दो मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे हर साइकिल में, सिंस द एम्पलीट्यूड वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी एज f1 माइनस f2 अपॉन 2, और एम्पलीट्यूड वेरी करता है फ्रीक्वेंसी से, f1 minus f2 upon 2, the number of the beats per second or the beat frequency is twice this value, तो जो beats per second या beat frequency है वो इससे twice होती है इसकी, and which is fb equals to f1 minus f2। For example, if two tuning forks vibrate individually at frequencies of this and this, 439 Hz and 443 Hz, the resultant sound wave of combination would have a frequency of 441 Hz। तो resultant क्या होगा उसका, 441 Hz होगा इसका center point, and a beat frequency of 4 Hz, ठीक है, क्योंकि वो डिफरेंस होता है, बीट फ्रीक्वेंसी इज द डिफरेंस ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज, और रिजल्टेंट उनका एवरेज होता है, ठीक है। द लिसनर वुड हेयर द 441 हर्ट्ज साउंड वेव गो थ्रू एन इंटेंसिटी मैक्सिमम 4 टाइम्स एवरी सेकंड। अब जो लिसनर है वो एवरेज फ्रीक्वेंसी 441 हर्ट्ज सुनेगा, जो कि इंटेंसिटी थ्रू एन इंटेंसिटी मैक्सिमम 4 टाइम्स पर एवरी सेकंड, और इसकी क्या होगी मतलब फ्रीक्वेंसी, मतलब इंटेंसिटी क्या होगी, 4 टाइम्स सुनेगा पर एवरी सेकंड, फॉर एवरी सेकंड। Thank you. Now we'll continue the rest of the topic in lecture 5.